विधानसभा चुनाव का बिगुल तकरीबन बज चुका है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनडीए और इंडी गठबंधन लगातार पुरजोर कोशिशें कर रही है। हरियाणा में भी कल गृह मंत्री अमित शाह आए और उन्होंने कई इंडिकेशन दे दिया, क्योंकि राव इंद्रजीत की जो नाराजगी थी वो लगातार लोगों को खल रही थी कि क्या राव इंद्रजीत फिर से पाला पलटेंगे, क्योंकि इससे पहले भी राव इंद्रजीत कांग्रेस पार्टी से भाजपा में आए और उसके बाद भाजपा को जीत मिली तो इंद्रजीत या उसके समर्थक लगातार कह रहे थे कि उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है जनाब, और अब उन्हें कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। हालांकि कैबिनेट का अगर हरियाणा में बात की जाए तो मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट का दर्जा दिया गया। हमारे साथ वरिष्ठ साथी राकेश कुमार हैं। राकेश जी, विधानसभा चुनाव को आप लगातार बारीकी से देख रहे हैं, किस तरह से देख पा रहे हैं? क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी फिर से कमबैक करेगी? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी 10 साल पहले कांग्रेस की थी, 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई और अब फिर से 10 साल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगी। तो एंटी इनकम्बेंसी का फर्क पड़ेगा या फिर जो योजनाएं हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी है? किस तरह देखते हैं जनाब? देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल जो है वो सक्रिय हो चुके हैं। कल ओबीसी मोर्चे को, ओबीसी वर्ग को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह महेंद्रगढ़ में आए थे और वहां उन्होंने ऐलान भी किया है कि ओबीसी हो, एससी हो, उनके आरक्षण की का मुद्दा उन्होंने रखा है और लगातार उनका करीब 40 मिनट का जो भाषण था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम पर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं डर है भारतीय जनता पार्टी को। और एंटी कंपेंसी की जो आपने बात की वो तो जाहिर है, लगता है लोगों का माइंड सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कहीं भी जाकर किसी से पूछ सकते हैं किसकी सरकार आएगी तो कहते हैं कि हुड्डा सरकार आएगी। लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं, सेंटर में मोदी सरकार है और यहाँ नायब सरकार काम कर रही है। लगातार अधिकारियों को, कर्मचारियों को और नेताओं को फील्ड में उतारा है नायब सैनी सरकार ने। और ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि हुड्डा सरकार पूरे बहुमत के साथ आएगी। करें बात अहिरवाल क्षेत्र की, आपने कहा राव साहब ने चुटकी लेते हुए कहा है कि जो केंद्रीय मंत्री बनाना था मेरे को, लेकिन राज्य मंत्री का दर्जा मेरे को दिया है। और कहीं ना कहीं वो नाराज है। उन्होंने ये भी कहा है कि मनोहर लाल खट्टर जी जो पहली बार सांसद बने हैं उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया है और मेरे को राज्य मंत्री का रिकॉर्ड कल कहीं ना कहीं फुटेज भी तो दिया था गृह मंत्री ने, शायद सीएम को साइड करके, और मेरे हिसाब से राव इंद्रजीत को जगह दी तो वो सभी ने देखा। हाँ, वो सोशल मीडिया पर भी और कई टीवी चैनल्स में भी चला है। राव साहब आप आगे आओ। राव साहब इंडिकेशन दे दिया कि राव साहब के बगैर कि आप नाराजगी दूर करो। हाँ, नाराजगी दूर करो। राव साहब के बगैर भाजपा की जो नैया है शायद वो पार ना लगे। और हो सकता है कि राव साहब अपनी बेटी आरती राव को आगे लाने के लिए कोई भी सियासी दाव मेरे हिसाब से चलने में वो पीछे नहीं हटेंगे, चूकेंगे नहीं। और उनका निशाना है बेटी को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाने का। जी रमाकांत। बेटी और बेटे की जो लड़ाई जो है, मैं आपने बताई कि भाई राव इंद्रजीत लगातार कहीं ना कहीं आरती राव को प्रमोट करना चाहते हैं। वही लड़ाई कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं 5 साल में कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा को इतना एस्टेब्लिश कर दूं कि आगामी में सीएम भी बना दूं। अब हम झज्जर विधानसभा या झज्जर जिले की जो विधानसभा है उनकी बात कर लें। चारों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का कब्जा है और एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ भी है जनाब। आप समझ लें बेरी में या फिर यहाँ पर हालिया विधायक गीता बुक्कल है। कुलदीप वत्स को तो हम एंटी इनकम्बेंसी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी 5 साल से वो काम कर रहे हैं और उनका पूरा परिवार कहीं ना कहीं जोर शोर से काम कर रहे हैं। यहीं पे इससे पहले भी राजेंद्र जून के खिलाफ वो राजेश जून लगातार लॉम्बन थे और पिछली बार तो शायद बाप बेटे की जोड़ी उन्हें मनाने में कामयाब हुई, लेकिन अब की बार उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि साहब मैं लड़ूंगा। तो टिकटें बदलेंगे तो ही शायद वो हो सकता है या फिर निकाल ले जाएंगे बाप बेटे की जोड़ी। देखो, बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ की जो सीट है और कांग्रेस, पहले नरेश कौशिक जी थे, फिर राजेंद्र जून जी आए और कहीं ना कहीं राजेश जून का एक दबदबा है बहादुरगढ़ क्षेत्र में। उनका अपना एक वोट बैंक है और नाराजगी भी थी, लेकिन पिता पुत्र ने इनको मना लिया और अब की बार लगता नहीं कि वो मानने वाले हैं चुनाव लड़ने के मूड में। रही बात झज्जर विधानसभा की, तो प्रबल दावेदार पहले भी गीता भुक्कल रही है, पूर्व मंत्री भी रही है और यहाँ काम करवाने की बात करें, काम भी करवाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मेरे को लगता नहीं कोई भी अब तक कोई कद्दावर नेता हो जो इस महिला
विधायक को टक्कर दे सके। आप बताइए, आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब की बार एक बहुत अच्छे से रणनीति बनाएगी, क्योंकि उन्हें 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो कई ऐसे नेताओं को, क्योंकि जो शिक्षित वर्ग एक तरह से उनको प्रमोट किया गया था, जिस वर्ग से गीता बुक्कल आती हैं, उस वर्ग को ही शायद भारतीय जनता पार्टी लामबंद करेगी। और अगर एजुकेशन की बात करें तो एक शिक्षित उम्मीदवार जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपने मैदान में उतारेगी। और गीता बुक्कल जी की हड़बड़ी में आपको एक बात बता दूं कि खुद गीता बुक्कल या कांग्रेस पार्टी के जो अच्छे लड़के या अच्छे जो नेता हैं या अच्छे जो वर्कर हम बोल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी नाराजगी है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि जनाब वो दिल्ली तक टिकट कटवाने के लिए भी पहुंचे थे कि अगर अगर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आना, यानी 2024 में उन लोगों को राज में लाना है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं गीता भुक्कल की टिकट को काटना होगा। लेकिन इस बात का भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको आश्वस्त किया है कि बिल्कुल हम इस बारे में इंप्लीमेंट करेंगे, इस बारे में हम सोचेंगे और देखेंगे इसमें, क्योंकि सर्वे टीम होगी, सर्वे कराया जाएगा। उसके बाद भी हालांकि गीता भुक्कल पहले के मुकाबले अब पूरी तरह से मजबूत नजर आ रही है, गांव गांव जाकर दौरे कर रही है। अब देखते हैं कि जो निर्दलीय हैं, यानी कांग्रेस पार्टी से जो टूट के निर्दलीय लड़ेंगे, वो कांग्रेस पार्टी को घाटा करेंगे, ये आप भी समझते हैं। जैसे पिछली बार की मैं आपको बात बता दूं कि सोनू नसीब ने उस साइड से कोसली क्या नाम है, उस बेल्ट से कहीं ना कहीं उनको मातन हिल से पूरी तरह से क्षति कर दी थी। और शहर में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मजबूत है, लेकिन उस बेल्ट में जैसे कंबलाना हो या फिर रामपुरा हो, जोंदी हो, या फिर जो भी है ये, वो उन गांवों में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का खुद का जनाधार भी पूरी तरह से नजर आता है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा जितना आसान हुड्डा परिवार या कांग्रेस पार्टी इतना आसान समझ रही है कि इतने आसान लड़ाई हो, क्योंकि अब की बार जो खेल मेन बिगाड़ने वाली है वो आम आदमी पार्टी है। आप बिल्कुल उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनका वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है जनाब। मैं जो लोग उनको हल्के में ले रहे हैं उनको मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि अब की बार मुझे नहीं पता कि 5 विधायक जीतेंगे या 1 नहीं जीतेंगे, लेकिन अब की बार जजपा और इनेलो से ज्यादा वोट बैंक अब की बार आम आदमी पार्टी का होने वाला है। इनेलो बसपा का जो गठबंधन हुआ है वो भी इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है झज्जर। बसपा शायद यहाँ से अपने उम्मीदवार को उतार सकती है बसपा। और आपने कहा कि कबलाना गांव है, रामपुरा है, जोंदती है, इस क्षेत्र में कोई आ सकता है कांग्रेस पार्टी को क्षति देने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार। लेकिन बात करें, लगातार विधायक भी दौरे पर हैं। और आपने कहा कि झज्जर में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार काफ़ी मजबूत है। लेकिन जनाब, आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस की वोट बैंक भी अच्छा खासा झज्जर में है। बात करें नुकसान की कांग्रेस पार्टी को, तो इनेलो और बसपा गठबंधन कहीं ना कहीं, और जो निर्दलीय कांग्रेस से टूट कर आ सकते हैं, वो कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी को नुकसान। वहीं आपने कहा कि शिक्षित वर्ग से, और कोई अधिकारी भी बताया, कोई बड़ा अधिकारी है, वो भी चुनाव में लड़ सकता है और अच्छे वर्ग से है, अच्छा परिवार है, शरीफ है, उसकी भी सुगबुगाहट भारतीय जनता पार्टी की ओर से है कि आ सकता है। आपने सोनू नसीब की कही, तो वो भी एक बीजेपी की ओर से अच्छा उम्मीदवार हो सकता है। और देखना होगा कि किस करवट उठ बैठता है अब की बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छी खासी वोटों से जीते हैं। झज्जर हो, बादली हो, बेरी हो या अपना बहादुरगढ़ हो, यहाँ पर अच्छी लीड दी है। लेकिन जो लोकसभा क्षेत्र का सिनेरियो अलग था, विधानसभा का सिनेरियो अलग है, और इसमें देखना होगा कि किस जाति के कितने वोट हैं, क्योंकि जातिगत आधारित जो राजनीति भारत में है। तो कोई भी अपने आप को ये ना समझे, कोई विधायक मौजूदा हो या संघर्ष कर रहे हो कि मैं जल्द बनूंगा, वोट की चोट जनता किसको दे दे, ये अभी कहने की अतिशयोक्ति होगी। और चुनाव के लिए जो ज़्यादा मेहनत करेगा, अच्छे मुद्दे उठाएगा और लोगों के दिलों पर जो राज करेगा, वही चंडीगढ़ का रास्ता तय करेगा। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथी राकेश कुमार, और राकेश कुमार ने बड़ी बारीकी से बताया कि आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हो, इनेलो हो, जजपा हो या अन्य आम आदमी पार्टी हो, आसान नहीं है जनाब, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है तो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ भी होगी, क्योंकि उनके 4 विधायक यहाँ पर हैं जनाब। तो जाहिर सी बात है झज्जर
उनमें मुख्य भूमिका में रहेगा। अगर मैं मेवात की बात करूं तो लगातार कहीं ना कहीं, चाहे राविंदरजीत अपने आप को कितना बड़ा नेता मान रहे हो, लेकिन जो मेवात था उन्होंने पूरी तरह क्षति की और कांग्रेस पार्टी के जो पक्ष में लामबंद हुए। तो अगर राव इंद्रजीत की बात करें तो राव इंद्रजीत की लॉबिंग के लिए कैप्टन अजय यादव उनके पास होंगे और राव नरबीर अलग होंगे। तो देखते हैं किस तरह से, अगर हम चारों विधानसभाओं की बात करें तो यहाँ पर आज के अगर सिनेरियो की बात करें तो 50-50 पर है। सबसे बड़ी बात है कि टिकटों को किस तरह से वितरण किया जाए, क्योंकि पिछली बार भी कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण की बात थी या फिर जो फूट की बात थी, अब की बार भी जो हार होगी या जीत होगी, जो पार्टी अपने वर्करों को लामबंद कर लेगी वो पार्टी यहां से विजय होकर जाएगी। मैं सिर्फ झज्जर जिले की 4 विधानसभा की बात कर रहा हूं जनाब। और हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर नहीं है। जिस तरह से जिस तरह से कल जो रैली हुई ओबीसी मोर्चे की, तो ओबीसी मोर्चे को पूरी तरह से लामबंद किया गया। ओबीसी के ही मुख्यमंत्री यहां पर हैं और एक जो मोहनलाल बडोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है अभी पूरे पत्ते अभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खोले। कांग्रेस पार्टी भी लगातार कहीं ना कहीं लामबंद हो रही है। दो बार जो दौरे हैं अमित शाह गृह मंत्री खुद कर चुके हैं और हरियाणा पर केंद्र का पूरा फोकस है। चाहते हैं कि तीसरी बार भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने और हुड्डा को और अन्य दलों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा लगता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए लड़ाई आखिर आसान नहीं होगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शायद मुख्यमंत्री लोग देखना चाहते हैं, उनकी पार्टी के लोग देखना चाहते हैं, लेकिन जब वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लॉबिंग करेंगे तो क्या वो विधायक पूरी तरह से आश्वस्त नजर आएंगे कि एक व्यक्ति को जो कि मतलब जो सीनियरिटी और जूनियरिटी की भी बात होगी तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस फ्रेम में सेट कर पाएंगे या फिर वो विधायक उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे, ये भी बड़ा चैलेंज होगा राकेश जी। क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत से सीनियर ऐसे लीडर्स होंगे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो मुख्यमंत्री मान लेंगे, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जब बात आएगी तो शायद उन्हें असहज भी महसूस करेंगे, चाहे कैप्टन अजय यादव हो या अन्य जो भी व्यक्ति हों। वो लगातार बात करें कांग्रेस की राजनीति की तो सबसे बड़ा जो एसकेआर गुट था उसमें किरण चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। रही बात रणदीप सुरजेवाला और शैलजा की, तो इन दोनों से कहीं ना कहीं हुड्डा साहब अब भी भारी हैं, लेकिन शैलजा एक बड़ा कांटा है, एक बड़ा रोड़ा है। इन अगर पार्टी को सत्ता में आना है तो इन सबको एक साथ लामबंद करके तो पार्टी सत्ता में आ सकती है, मुख्यमंत्री कुर्सी मिल सकती है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी किसी से भी कम मेरे को लगती नहीं। जी बिल्कुल, नमस्कार। और बहुत अच्छी डिबेट रही और हम चाहेंगे दर्शकों से अपनी कोई भी जो राय है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और समय समय पर इस तरह की राय हम लोग आप लोगों से लेते रहेंगे और लगातार हमारे पत्रकार साथियों से हम डिबेट करेंगे, लोगों के बीच भी जाकर विधानसभा की एक एक बारीकी पर हम बड़ी बेबाकी से आप लोगों से बात करेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।